प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ तृतीय के पेपर सेकंड सी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम भूमि सुधार विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले ई लेक्चर में हमने राजस्थान में भू जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण का भाग 1 किया था, जिसके अंतर्गत इसके उद्देश्य, इसके लाभ, हानि आदि का अध्ययन किया था। इस ई लेक्चर में हम भू जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारण से संबंधित राजस्थान में जो कानून बनाए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे और साथ ही यह देखेंगे कि इन कानूनों के कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन में कितनी प्रगति की गई, क्या वे उद्देश्य पूरे करने के लिए कार्य किया गया या नहीं किया गया। जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण के प्रश्न की जांच करने हेतु 1953 में राजस्थान सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट 1956 में दे दी थी। इस प्रतिवेदन के आधार पर राज्य विधानसभा में राजस्थान काश्तकारी बिल का प्रारंभिक रूप 1958 में पेश किया गया और यह प्रवर समिति को सौंपा गया। इस बिल में एक सारणी दी गई थी जिसमें राज्य की विभिन्न तहसीलों के लिए अधिकतम सीमा का सुझाव था। यह कहा गया कि इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 2400 रुपये की विशुद्ध आय होनी चाहिए। प्रवर समिति ने इस सारणी को हटा दिया और 30 स्टैंडर्ड एकड़ पर सीमा लगाने का सुझाव दिया। 1 स्टैंडर्ड एकड़ से प्रतिवर्ष 10 मन गेहूं या इसके बराबर मूल्य की कृषिगत उपज निर्धारित की गई थी। तब किलो सिस्टम लागू नहीं हुआ था और इसलिए मन के रूप में तोला जाता था और 10 मन गेहूं इसके लिए निर्धारित किया गया था। अन्य फसलें जो होती थी तो उसके बराबर के मूल्य की कृषिगत जो भी उपज होती थी, चावल, बाजरा, मक्का या अन्य कोई, उसको लिया गया था। राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1960 में लागू किया गया, पर सीमा निर्धारण के जो हिस्सा था इसका, सीमा निर्धारण के नियम, वो 1963 में प्रकाशित किए गए और अप्रैल 1966 में यह नियम लागू किए गए। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के काफ़ी सालों बाद ही ये नियम लागू किए जा सके और इस तरह ये जो हिस्सा था भूमि सुधार का, कृषि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, इस कार्य में काफ़ी विलंब हुआ। लेकिन इस अधिनियम से जो भूस्वामी थे वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अदालतों में इसको चुनौती दी और वे अदालत से स्थगन आदेश लेके आ गए। इसके बाद सरकार ने एक ओर तो इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया और दूसरी ओर इसके विभिन्न जटिलताओं का निवारण करते हुए 27 फरवरी 1973 को एक नया विधेयक पारित किया। इस अधिनियम में परिवार की पुरानी परिभाषा को, जिस पे वो किया गया था, ऑब्जेक्शन किया गया था, उसको बदल दिया गया, जिसमें पति पत्नी, उनके बच्चे और उन पर निर्भर पौत्र पौत्रियाँ तथा पत्नी की विधवा माँ को शामिल किया गया था।
अब परिवार की नई परिभाषा में पति पत्नी व अवयस्क बच्चों को शामिल किया गया है। इस अधिनियम में भूमि की सीमा 18 से 175 एकड़ के बीच निर्धारित की गई। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति 1 महीने बाद अर्थात 28 मार्च 1973 को मिली। इस अधिनियम के अंतर्गत 5 सदस्यों के एक परिवार के लिए भूमि की सीमा 18 से 175 एकड़ के बीच निर्धारित की गई। पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। जिस भूमि पर वर्ष में 2 बार फसलें बोई जाती हैं और सिंचाई निश्चित रूप से होती है, उस पर 18 एकड़ पर सीमा लगाई गई। एक फसल वाली सिंचित भूमि पर 27 एकड़ पर सीमा निर्धारित की गई। असिंचित भूमियों के लिए अलग से निर्धारित किया गया और भूमि की किस्म के अनुसार भी अलग अलग निर्धारित किया गया। तो ये 48, 54, 125 तथा 175 ये एकड़ की 5 श्रेणियों के अंतर्गत किस्मों की 4 श्रेणियों के अंतर्गत किस्मों के अनुसार असिंचित भूमि पर सीमा का निर्धारण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि के उपजाऊपन, भूमि का प्रकार या उसका उपजाऊपन सिंचित या असिंचित है अर्थात सिंचाई की सुविधा। इसके अलावा फसलों की किस्म, कौन सी फसल उगाई जा रही है, एक बार उगाई जा रही है या 2 बार उगाई जा रही है एक वर्ष के दौरान। इसके अनुसार राज्य के विभिन्न भागों के लिए भूमि की अलग अलग सीमाएं निर्धारित की गई, क्योंकि उपजाऊपन, सिंचाई की सुविधा, फसलों की किस्म अलग अलग भागों में अलग अलग थी और इसलिए अलग अलग भागों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई। सीमा निर्धारण में गन्ने के खेतों, कुशल प्रबंध वाले फार्म तथा विशिष्ट फार्मों, चारागाह, धार्मिक भूमि, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, रिसर्च आदि की भूमि, इन सबको छूट दी गई। परंतु इनमें से कई छूटों के जो प्रावधान थे, जैसे सहकारी कृषि सोसाइटी के लिए छूट दी गई थी, उनका उपयोग कई लोगों द्वारा अधिनियम का गलत फ़ायदा उठाने के लिए भी किया गया, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ देखी थी। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में वर्तमान सीलिंग की स्थिति तालिका 1 में आगे दी गई है। यह तालिका 1 है। तालिका 1 के अंदर यदि हम देखें, तालिका 1 में पहले कॉलम में विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं। दूसरे कॉलम में इरिगेटेड विद 2 क्रॉप्स अर्थात 2 फसलों के लिए सिंचित भूमि के लिए सीमाएं दी गई हैं। तीसरे कॉलम में इरिगेटेड विद 1 क्रॉप अर्थात 1 फसल के लिए सिंचित भूमि की सीमाएं दी गई हैं। और चौथे कॉलम में ड्राई लैंड अर्थात असिंचित भूमि जिस पे सिंचाई नहीं हो सकती, उस भूमि के लिए निर्धारित सीमाएं दी गई हैं। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले बिंदु में सजेस्टेड इन नेशनल गाइडलाइंस ऑफ 1972 एक्चुअल सीलिंग्स। तो ये जो हैं ये वो हैं जो सरकार ने केंद्र की तरफ से नेशनल गाइडलाइंस बनाई, पूरे राष्ट्र के लिए बनाई। इरिगेटेड विद 2 क्रॉप्स के लिए 4.05 से 7.28, इरिगेटेड विद 1 क्रॉप 10.93 और ड्राईलैंड 21.85 एकर्स। अब हम राजस्थान की स्थिति इसमें देखें। राजस्थान में
irrigated with 2 crops 7.28, irrigated with 1 crop 10.93 और ड्राई लैंड 21.85। तो सर राजस्थान ने जो ली है सीमा ऊपरी ली है 7.28, ये ऊपरी सीमा है। तो राजस्थान में भी लिया है 7.28, तो ये अधिकतम सीमा जो थी वो ली गई है। इसी तरह से 10.93 अधिकतम है, तो राजस्थान में 10.93 लिया गया। कुछ राज्यों ने ज़्यादा भी लिया, जैसे पंजाब में 11 लिया गया है, और इसमें भी आप देख सकते हैं 10.12 से 12.14 लिया। अन्य सभी में अगर आप देखें तो सभी के लिए दिखाई देगा कि ये काफ़ी कम है। और यदि आप पश्चिम बंगाल देखें तो इसमें 5, 5, 7 बहुत ही कम रखी गई हैं सीमाएं, और असल में पश्चिम बंगाल का ही सबसे बढ़िया रिकॉर्ड रहा है भूमि सुधार के अंदर, सीमा निर्धारण के उपाय करने के अंदर। इसी तरह से ड्राई लैंड वाली स्थिति जो है वो राजस्थान के लिए कितनी ली गई है 21.85 से 70.82। तो यहाँ हम देखते हैं 21.85 दी गई है नेशनल गाइडलाइन में, और राजस्थान ने जितनी सूखी ज़मीन है, रेगिस्तान है, उसके अनुसार बहुत बढ़ा दिए, इसे 70.82 कर दिए। तो राजस्थान ने काफ़ी कम भूमि को जो है सरप्लस माना है, अतिरेक भूमि बहुत कम मानी, क्योंकि उन्होंने सीमा का निर्धारण जो है वो बहुत ऊपर की तरफ किया है। अब हम देखते हैं सीमा निर्धारण के अधिनियम की क्रियान्वयन की प्रगति किस प्रकार की रही है। Progress in the implementation of sealing legislation। इसके लिए पहले हम देखेंगे 31 जनवरी 1995 तक सीलिंग कानूनों के अंतर्गत राजस्थान तथा भारत में जो सरप्लस भूमि या अतिरेक भूमि घोषित की गई थी, अर्थात सीमा के ऊपर की भूमि, जो हमने पिछले टेबल में, पिछली तालिका में सीमाएं देखी थी, उससे अधिक भूमि जिन भूस्वामियों के पास थी उसको सरप्लस या अतिरेक घोषित कर दिया गया, और सरकार द्वारा इसको अधिगृहित करने का निर्णय लिया गया। तो वास्तव में कितनी अतिरेक हुई, कितनी अधिगृहित हुई, यह सरकार द्वारा ले ली गई, और कितनी वितरित की गई, बांटी गई। जो गरीब किसान थे, छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर, कृषि मजदूर, कृषिगत मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जैसा हमने देखा था जिनकी अनार्थिक जोतें थीं, ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लघु एवं सीमांत कृषक, तथा लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स या भूमिहीन कृषिगत मजदूर, उनको ये वितरित की गई थी। और जैसा हमने देखा था इसमें अनुसूचित जनजातियों, जातियों आदि को भी प्रायोरिटी दी गई थी, वरीयता प्रदान की गई थी। तो अब हम तालिका 2 देखते हैं। तालिका 2 में अतिरिक्त घोषित भूमि राजस्थान और भारत की तुलना की गई है। तो ये राजस्थान में दिखाई दे रही है आपको, ये 1000 एकड़ के अंदर दिखाई गई है, 250.4 हज़ार एकड़। सरकारी नियंत्रण में इसमें से 222.7 ली गई। सरकारी नियंत्रण में ली गई भूमि का कुल अतिरिक्त भूमि का प्रतिशत 88.9 है। संपूर्ण भारत के लिए यह है 87.2। तो इस तरह भारत का जो एवरेज है उससे राजस्थान की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, लगभग 1.5-2% अधिक नियंत्रण में ली गई है घोषित भूमि में से। वितरित की गई भूमि 177.6 हज़ार हेक्टेयर, और ये 2005.8। इसी तरह से वितरित भूमि का सरकारी नियंत्रण में ली गई भूमि के प्रतिशत के रूप में
79.9% है और भारत के लिए ये 78.3% है। इस तरह से यहाँ पे भी राजस्थान का प्रतिशत थोड़ा अधिक दिखाई देता है, 1.5-2% के करीब इसमें अच्छा दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ भूमि न्यायिक विवादों में भी फंसी हुई है। तो इससे 1995 की स्थिति 1995 की स्थिति से हमें लगता है कि राजस्थान में औसत भारत की तुलना में अच्छी प्रगति हुई है और ख़राब नहीं कह सकते हम, थोड़ी अच्छी ही प्रगति दिखाई देती है। तालिका 3 में दिसंबर 2015 तक के लिए विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अतिरेक भूमि, अधिग्रहित भूमि तथा वितरित भूमि की स्थिति दर्शाई गई है। यह है तालिका 3। इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न स्टेट्स दे रखे हैं कॉलम 1 में। कॉलम 2 में है एरिया डिक्लेयर्ड सरप्लस, एकड़ में दे रखा है ये, अर्थात अतिरेक या सरप्लस सीमा निर्धारण के बाद कितनी भूमि थी जो ले ली जानी थी बड़े बड़े भूस्वामियों से, फिर जो ली गई वास्तव में एरिया पजेस्ड, और फिर जो वास्तव में बांटी गई जिसका वितरण किया गया या एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड इन एकर्स। इसमें विभिन्न राज्यों की स्थिति यदि हम देखें तो इसमें वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे अच्छी दिखाई देती है। इसमें जो मात्रा ली गई है 1.4 मिलियन एकड़्स या 14.1 लाख एकड़ के करीब जो है वो सरप्लस घोषित कर दी गई सरकार के द्वारा, और इसमें से 1.31 मिलियन एकड़्स ले ली सरकार ने या 13.2 लाख एकड़ सरकार द्वारा ले ली गई, और एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरण कितने का किया, वितरण इतने का कर दिया गया। अब हम राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान में ये यहाँ दिखाई देता है आपको 5.95 लाख एकड़ अतिरिक्त घोषित की गई और 5.54 लाख एकड़ इसमें से सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई, ले ली गई, और 4.53 लाख एकड़ इसमें से बांट दी गई भूमिहीनों और छोटे किसानों के अंदर। प्रतिशत के रूप में यदि हम गणना करें तो पश्चिम बंगाल की, जैसे हमने कहा, सबसे अच्छी प्रगति रही है, सबसे ज़्यादा भूमि सरकार द्वारा ले ली गई है। और जैसा हमने देखा था सीमा निर्धारण के लिए जो लिमिट्स बनाई गई हैं, सीमाएं बनाई गई हैं, उसमें भी पश्चिम बंगाल ने काफ़ी नीची सीमाएं रखी थी। उच्चतम सीमा थी वो काफ़ी कम थी, और इस तरह से उन्होंने बहुत अधिक भूमि को अधिग्रहित किया, बहुत अधिक भूमि को उन्होंने सरप्लस घोषित किया। और यदि हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल द्वारा 14.1 लाख एकड़ अतिरिक्त घोषित की गई, जैसा हमने सारणी से देखा। और अगर गणना की जाए तो संपूर्ण भारत में जो सरप्लस घोषित की गई है भूमि, उसका 21% पश्चिम बंगाल में है। मतलब पश्चिम बंगाल एरिया की दृष्टि से इतना बड़ा राज्य नहीं है, परंतु 1/5वां हिस्सा कुल अतिरिक्त भूमि का, कुल सरप्लस भूमि का पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो ये वहाँ की सरकार की ओर द्वारा किए गए उपाय हैं। भूमि सुधार की आत्मा से न्याय करते हुए उन्होंने सामाजिक समानता
लाने की जो कोशिश की है, आर्थिक समानता लाने की जो कोशिश की है, वो इससे परिलक्षित होती है। किसी तरह की छूट उन्होंने भूस्वामियों को नहीं दी है, बल्कि अधिक से अधिक भूमि को सरप्लस घोषित किया है। लिमिट बहुत रीजनेबल रखी है उन्होंने, बहुत अधिक लिमिट नहीं रखी है, उच्चतम सीमा बहुत ऊंची नहीं रखी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर सिंचित भूमि का प्रतिशत अधिक है, परंतु फिर भी जो सिंचित क्षेत्र हैं उनमें भी अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे राजस्थान की तुलना में, उनकी जो लिमिट है वो काफ़ी नीची है, कम रखी है उन्होंने। अर्थात बहुत अधिक रियायत उन्होंने बड़े बड़े भूस्वामियों को नहीं दी है, बल्कि बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया है इस चीज़ को। इसमें से 13.2 लाख एकड़ अर्थात 93.6% का अधिग्रहण किया गया तथा 10.5 लाख एकड़ अर्थात 79.8 अधिग्रहित भूमि का वितरण किया गया। वितरण में थोड़ी सी कमी ज़रूर दिखाई देती है, पर अधिग्रहण की संख्या अच्छी दिखाई देती है। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो 5.95 लाख एकड़ भूमि हमने देखी सरप्लस घोषित की गई है, यह अखिल भारत का 9% है सिर्फ। वैसे तो भारत के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.4% है, परंतु अधिकतम है 10.4% अधिकतम क्षेत्रफल है, अंश राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। पर राजस्थान में बहुत बड़ा भूभाग है वो रेगिस्तानी है, और इसलिए ये बहुत अच्छी उपलब्धि दिखाई देती है कि 9% जो 10.4% के बराबर सही है वो राजस्थान में सरप्लस घोषित किया गया। इसमें से 5.54 लाख एकड़ 93.2% भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। यह संख्या भी पश्चिम बंगाल से काफ़ी कंपेरेबल है, वहाँ भी 93% और यहाँ भी 93%। और कुल अधिग्रहित भूमि में से 4.53 लाख एकड़ का वितरण किया गया, अर्थात 81.7% का वितरण किया गया, जो पश्चिम बंगाल से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति दिखाता है। वहाँ 79 ही है करीब, तो इस तरह करीब 3% अधिक वितरण किया गया है राजस्थान में। इस प्रकार हमने इस लेक्चर में देखा कि राजस्थान में हालांकि प्रारंभ में अधिनियम लागू करने में काफ़ी विलंब हुआ, काफ़ी कोर्ट केसेस हुए, स्थगन या स्टे ऑर्डर्स लिए गए, और उसके बाद अधिनियम करीब 1973 में संपूर्ण राजस्थान के साथ ही लागू हो गया। प्रारंभिक देरी के बाद में फिर ये देरी नहीं की गई। और यदि हम उसकी प्रोग्रेस या प्रगति देखें कि कितना इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो उसमें राजस्थान की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। धन्यवाद।